हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, यह तो आप लोग जानते हैं कि यह इंडियन आर्मी का स्पेशल क्लासेस है, लेकिन दोस्तों यह बायोलॉजी का वह 418 क्वेश्चन जो दोस्तों जिस भी टेक्निकल लेवल के आप तैयारी करते हैं, जैसे टेक्निकल लेवल में आपका मान लीजिए इंटरमीडिएट लेवल से हाई लेवल का जो भी एग्जाम होता है, इंटरमीडिएट और उससे आगे का जो भी एग्जाम होता है, यानी कि आप लोग समझते होंगे कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंस हो गया, टेक्निकल हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, या रेलवे का ये टेक्निकल, ये सब हो गया। तो दोस्तों ये किसी भी ट्रेड में आपको 100% काम करेगा और यही क्वेश्चन जो है आपको आज की डेट में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको मान लीजिए थोड़ा टाइम तो लगेगा 418 क्वेश्चन में। मैं एक ही वीडियो में इस 418 क्वेश्चन को बताऊंगा। आप धीरे धीरे इसको सुनिए, याद करते जाइए, ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम में आप आसानी से क्रैक कर जाएं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोला है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ आपका लेमार्क तथा ट्रेविनेरस ने किया था, ट्रेविरेनस ने। तो आप याद रखिएगा, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका अरस्तु। अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। लेमार्क जो था जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों, तो ये जंतु विज्ञान के जो है अरस्तु ही है जो कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, तो ये थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं, थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान का आपका थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान का हो गया अरस्तु। याद रखिएगा, ये बहुत भी यही क्वेश्चन है, बार बार पूछा ही जाता है आपको किसी भी कंपटीशन में। 5 नंबर देखिएगा, चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सक शास्त्र का जनक हम लोग हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए अब फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। दोस्तों यदि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग मानते हैं कि मैं अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे किसी तरह का, तो दोस्तों आपको यह पता होगा कि यही क्वेश्चन जो है आपको हर बार पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन देख करके आप लोग लगेगा दोस्तों यह कहीं ना कहीं पूछा ही जाने वाला है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बताएं, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोलॉजी। तो एंथ्रोलॉजी देखिए क्या पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है 2030 में। हरियाणा विद्यालय अध्यापक प्रपात्र में 2009 में पूछा गया था। ये 2 बार क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है। अदर बहुत सारे ट्रेड में पूछा गया है, लेकिन यहाँ शो नहीं किया है, लेकिन ये हाई लेवल में पूछा गया, यूपीएससी और हरियाणा विद्यालय अध्यापक में पूछा गया, इसलिए इसको लिख दिया है। देखिए 9 नंबर, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। ये पूछा है 10 नंबर क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर यानी कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णित है। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या वर्णित है दोस्तों, तो वनों का विकास। 11 पूछा है मृदा का अध्ययन कहलाता है। तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो मृदा का अध्ययन जो है आपको कहलाता है पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है। 12 पूछा है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवंशिकी, यानी कि ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा, आनुवंशिकी, याद रखिएगा। 13 नंबर पूछा है फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन दोस्तों पोमोलॉजी, यह याद रखिए, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन होता है ये सब, जिसका किसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। यहाँ फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। तो वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो यहाँ आपका हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपका वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि एनुअल रिंग्स का। 15 पूछा है दोस्तों पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शारीरिकी कहलाता है।
बहुत से लोग आपको भ्रमित कर रहे होंगे दोस्तों कि मैं मैराथन पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ मैराथन क्या करना है, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 418 क्वेश्चन में मुझे आपको प्रोवाइड कर देना है विज्ञान बायोलॉजी का, जो आपके हर किसी भी ट्रेड का आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ आपको यूजफुल साबित हो जाए दोस्तों। चलिए देखते हैं 16 नंबर, वन अनुसंधान संस्था स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्था जो है दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। 17 पूछा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो दोस्तों है ये कोलकाता में स्थित है। 18 पूछा है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है। तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है वर्गीकरण का पितामह। 19 पूछा है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो था दोस्तों कार्ल लिनियस था। तो कार्ल लिनियस दो है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, एक ये है और एक ये। देखिए ये निम्नलिखित वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं और इसको द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक भी कहते हैं, दोनों वीवीआई क्वेश्चन है। पूछा है 20 में सिस्टमा नेचुरा किसका प्रसिद्ध पुस्तक है। तो सिस्टमा नेचुरा जो है यह आपके कार्ल लिनियस का प्रसिद्ध बुक है। 21 पूछे वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है दोस्तों। तो ये स्पेसीज है, ये स्पेसीज है वर्गीकरण की आधारीय इकाई। 22 नंबर देखिए क्या पूछा है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो जीवाणु की खोज जो था दोस्तों ये ल्यूमेन हॉक ने किया था, ल्यूमेन हॉक ने जीवाणु की खोज। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो दोस्तों मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु जो है एसररिसिया कोलाई, एसररिसिया कोलाई है, ऑप्शन बी देते। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो भोजन की विषाक्तता कहाँ से उत्पन्न होती है दोस्तों। तो कैलोरोस्ट्रीमिया बोटुलिनम द्वारा, कैलोरिया एस्ट्रीडियम बोटुलिनियम द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। 25 पूछा है एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में 1 प्याला भरने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती है। आधा प्याला भरने में के लिए इसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ये बहुत बार रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको याद करिए आप कि एक जीवाणु जो है कोशिका 1 घंटे में 1 प्याला भरने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती है। तो आधा प्याला भरने के लिए ये इसे कितने समय लगेगा। तो इसे 59 मिनट लगेगा, यानी कि 59 मिनट आपको लगेगा। 26 पूछा है नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नांकित में से कौन सा फसल सहायक है। तो नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नांकित में से कौन सा फसल सहायक है दोस्तों। ये फली यानी कि बीन्स। 27 पूछा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन। दोस्तों फिर से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो लेग हीमोग्लोबिन का कार्य जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ऑक्सीजन का अवशोषण करना। 28 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो ये तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होता है। देखिए 29 क्या पूछा है। 29 आपसे पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग हैजा है। देखिए मेट्रो रेलवे में पूछा गया था। 30 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं संक्रमण के कारण होती है। तो जीवाणु संक्रमण के कारण कुष्ठ रोग इसमें होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है दोस्तों। तो ये जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। 32 पूछा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। ये बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। पूछा है दोस्तों 33 नंबर दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो दूध से दही के जमने का कारण जो है ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है ये दूध से दही को बदलता है। 34 पूछा है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। दोस्तों फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन
स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो ये आपका सहजीवी है, सहजीवी जीवाणु होता है। दोस्तों यहाँ चलिए अब लोग 35 देखते हैं। 35 बोलिए, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो दोस्तों सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। दोस्तों मैं मानता हूँ कि थोड़ा ये डिफिकल्ट होगा आपके लिए याद करना, लेकिन थोड़ा आप इसको धीरे धीरे आप देखते जाइए, याद कर जाइए। पढ़ने का टाइम भी देखिए, यदि आप लोग दौड़ते हैं या किसी फिजिकल की तैयारी करते हैं तो आप उस समय मान लीजिए कि दौड़ करके आइए, सुबह में नहाइए धोइए, खाना खा पी करके आप थोड़ा रेस्ट करते वक्त आप कान में ईयरफोन लगाइए, इसे आसानी से सुन करके याद करिए दोस्तों, क्योंकि ये सुन करके भी हमको आशा है कि आप इसमें से आधा क्वेश्चन याद कर सकते हैं, और एक बार और देख लेंगे तो इसको आप लोग 2 बार में 100% इसको याद कर जाएंगे। देखिए 36 नंबर क्या पूछा है, विषाणु माने जाते हैं। तो विषाणु कौन माने जाते हैं? तो सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप। तो सजीव और निर्जीव के बीच के ट्रांजिशन ग्रुप को हम लोग विषाणु मानते हैं। 37 पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो ये विषाणु में जो है एंजाइम नहीं होता है। एडवर्ड जेनर ने खोज की। तो एडवर्ड जेनर ने किसके खोज किया था? तो ये चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। HPI द्वारा होने वाला रोग है। तो दोस्तों HPI द्वारा होने वाला रोग जो है यह एड्स है। 40 पूछा है दोस्तों, एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस जो है दोस्तों एक सूची RNA का होता है, एक सूची RNA का होता है। एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण दोस्तों वायरस होता है। विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि क्या करता है? तो ये जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि जीवित कोशिकाओं में होता है। 43 पूछा है दोस्तों, एड्स फैलता है। एड्स किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो ये शारीरिक संपर्क द्वारा फैलता है, शारीरिक संपर्क द्वारा। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में दोस्तों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? तो सार्स दोस्तों एक विषाणु जनित रोग है, सार्स। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों? तो ये विषाणु संक्रमण के कारण होता है खसरा। फिर 47 नंबर कुछ क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक जो है दोस्तों विषाणु के कारण होता है। 48 देखिए, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो जंतुओं यानी कि पशुओं में होने वाली फूड एवं माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये भी विषाणु के कारण ही आपका होता है। 49 देखिए क्या बोला है, आलू में मोजेक रोग का कारक होता है। तो आलू में मोजेक रोग का कारण क्या होता है? तो ये आपका विषाणु ही होता है, आलू में मोजेक रोग के कारण। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है। तो सरगासो समुद्र का नाम किस लिए पड़ा है? क्योंकि ये शैवालों के कारण इसको सरगासो भी कहते हैं समुद्र को। 51 पूछा है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों जो गलखंड होता है यानी कि गोइटर रोग से बचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो जानते हैं कि समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है? तो यहाँ आयोडीन पाया जाता है समुद्री खरपतवार में। 52 पूछा है, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक कार्य कौन करता है? तो नील हरित शैवाल करता है। 53 देखिए क्या पूछा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है दोस्तों? तो क्लोरेला है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। अब फाइकोलॉजी में आप लोग जानते हैं कि शैवालों का अध्ययन किया जाता है, यहाँ माइकोलॉजी में है जो वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है।
बोला है दोस्तों गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक कौन सा होते हैं दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा आपका कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस जो है ये गोबर पर उगने वाला शैवाल है, कोप्रोफिलस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा 55 का। 56 का देख लीजिए, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। तो डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कौन सा है कवक, कौन सा है दोस्तों? तो सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अर्गोट प्राप्त होता है। तो अर्गोट किसके द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों? तो क्लेविसेप्स के द्वारा प्राप्त होता है, क्लेविसेप्स के कारण। निम्न में से कौन खाने योग्य कवक है? तो कौन खाने योग्य कवक है दोस्तों? तो यहाँ होगा एगैरिकस जो है यह खाने योग्य कवक होगा। एलएसडी प्राप्त होता है। तो एलएसडी प्राप्त होता है दोस्तों कवक द्वारा। 60 पूछा है, खुजली का रोग स्कैबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खुजली के रोग स्कैबिज के कारण निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है। 62 पूछा है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग निम्न में से किया जाता है। तो क्यों किया जाता है दोस्तों ईस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने के लिए? तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। 30 पूछा है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक जो है दोस्तों यहाँ पेनिसिलिन होगा। 64 देखिए क्या पूछा है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके उत्पन्न होता है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो है दोस्तों ये कवक के कारण होता है। 65 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप के कीड़ों के बीच उपयोग कार्यक्रम संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका माइकोराइजा जो है यह दोस्तों आपके कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोग कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना है वे है। तो लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों के बीच के मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? तो कवक और शैवाल कहते हैं। पूछा है 67, लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस एक लाइकेन से प्राप्त होता है, लिटमस। 68 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर है? तो निम्न में से कौन सा पादप समूह जो है वनस्पति जगत के उभयचर है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। 69 देखिए, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है दोस्तों किसके कारण? तो ये जिम्नोस्पर्म के कारण ही पाया जाता है। एजोला है एक। एजोला क्या है दोस्तों? तो एजोला एक जलीय फर्न है। एक अदर पूछा है, पूर्ण जीवन का गुण होने के लिए निम्न में से किसके मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों की सजावट के लिए रखते हैं दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा आपका सिलेजिनेला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट है, सिलेजिनेला। 72 पूछा है, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसे फसल के एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये चावल के लिए किया जाता है। 73 पूछा है दोस्तों आपसे कि किस वर्ग के पौधों के बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो ये होगा आपका जिम्नोस्पर्म के कारण, जिम्नोस्पर्म के पौधों पर।
74 पूछा है संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है, तो संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म से। 75 पूछा है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो ये साइकस जो है एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है, कोलेराइड जड़ें कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ये साइकस में पाई जाती है कोलेराइड जड़ें। सबसे बड़ा बीजाणु होता है, तो सबसे बड़ा बीजाणु जो है दोस्तों ये भी साइकस में ही पाया जाता है। दोस्तों मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ आसपास में हाईवे है, रोड है, इसलिए यहाँ थोड़ा आवाज़ आता होगा आपको गाड़ी का, इसमें आपको कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इसको मैनेज कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन आंसर और याद हो जाए दोस्तों। तो 78 पूछा है चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तो चिलगोजा जो है ये पाइन से प्राप्त होता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन प्राप्त की जाती है, तो दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन प्राप्त की जाती है किसमें दोस्तों, तो साइकस से प्राप्त की जाती है। 80 नंबर देख लीजिए, श्वसन मूल मिलती है, तो श्वसन मूल मिलती है कहाँ से, तो जूसिया में मिलती है, तो श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। 81 पूछा निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है, तो निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो आलू जो है एक जड़ नहीं है, तना है। गाजर शकरकंद और मूली जो है ये तीनों जड़ है, बाकी आलू एक तना है। जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें कहाँ विकसित होती है, मूलांकुर में विकसित होती है, मूलांकुर में जड़ें विकसित होती है। गाजर है एक, गाजर एक क्या है, तो जड़ है। यहाँ देखें कि गाजर शकरकंद और मूली ये जड़ है। निम्न जड़ों में से कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है दोस्तों, यहाँ निम्न जड़ों में से कौन सा गलत है, तो शकरकंद जड़, शंकराकर जड़ प्याज, कुंभी रूप जड़ सलजम, यानी कि ये आपका गलत है। शंक्वाकार जड़ जो है यह प्याज, ये गलत है, क्योंकि शंक्वाकार जड़ किसका होता है, तो शकरकंद मूली और गाजर का शंक्वाकार जड़ होता है, प्याज का जो है ये तना होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ आपका गलत जो है ये शंक्वाकार जड़ दिया है प्याज, इसलिए यह गलत है। 85 नंबर देख लीजिए, श्वसन मूल पाई जाती है, तो श्वसन मूल किस में पाई जाती है, तो राइजोफोरा में पाई जाती है, राइजोफोरा में पाई जाती है श्वसन मूल। आलू का खाने योग्य भाग कहलाता है, तो आलू का खाने योग्य भाग जो है तना कहलाता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसको कहा जाता है कंद। 88 पूछा है दोस्तों प्याज परिवर्तित रूप है, तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तने का परिवर्तित रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो रूपांतरित तना कौन सा है, तो यहाँ आलू है आपका रूपांतरित तना। देखिए पूछा गया यूपीएससी में आपका। 90 नंबर पूछा है दोस्तों फूलगोभी का खाने योग्य भाग है, तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम, पुष्पक्रम जो है फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी कि फूल है। 92 पूछा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो जीवन चक्र की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है यहाँ फूल होता है यानी कि पुष्प। 93 देखिए किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुष्पम एवं जयांग विभिन्न समय पर वयस्क बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डिकोगेमी, डिकोगेमी कहते हैं इस प्रक्रिया को। 94 पूछा है पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है, तो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है दोस्तों, तो यहाँ पुष्पन कहलाता है, या तक का पुष्पन। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है दोस्तों, तो कहलाता है आपका परागगण कहलाता है, ऑप्शन बी तक परागगण। 95 पूछा है एनीमोफिली, एनीमोफिली जो है परागकण है, तो एनीमोफिली परागगण किसका है दोस्तों, तो वायु द्वारा होता है।
एंटोमोफिली, एंटोमोफिली परागकण है। तो यहाँ एनीमोफिली बोला है और यहाँ छानवे पूछा है एंटोमोफिली। यहाँ आपका हो जाएगा कीटों को द्वारा परागकण होता है। और ये जो है एनीमोफिली जो है ये आपका वायु द्वारा होता है, एंटोमोफिली जो है ये कीटों के द्वारा होता है, याद रखिएगा। 97 देखिए पूछा है परपरागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। तो परपरागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण क्या होता है दोस्तों, तो इसके कारण जो होता है अच्छी संतान होता है, अच्छी संतान होता है। कीटों द्वारा परागित फूलों को परागण डैश होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण डैश होते हैं। तो क्या होते हैं, तो रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। निषेचन क्रिया है। तो निषेचन क्रिया क्या है दोस्तों, एक नर युग्म का अंडाणु से संयोग। तो निषेचन क्या होता है, एक नर युग्मन अंडाणु से संयोग, यानी कि आप लोग समझ ही गए हो कि निषेचन क्या है। तो 100 पूछा है बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होते हैं। तो बिना निषेचन दोस्तों बोला है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो पार्थिनोकॉपी कहते हैं। तना काट आमतौर पर किसकी प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गन्ना को आप लोग देखते हैं कि काट करके रोपा जाता है। 105 में देख लीजिए पूछा है नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो ये भ्रूण पोष होता है। भ्रूण पोष जो है नारियल का खाने योग्य भाग होता है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। तो दोस्तों लीची फल का खाने योग्य भाग जो होता है एरिल होता है, एरिल। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो नाशपाती का दोस्तों गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता दोस्तों, तो साइकस में। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों, तो घास में वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ बांस को दोस्तों घास में वर्गीकृत किया गया है। आप झाड़ और वृक्ष मत मार दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, घास में वर्गीकृत किया गया है बांस को। मटर पौधा किसका है। तो मटर पौधा क्या है दोस्तों, तो मटर जो है आपका साग पौधा है, साग। ऑप्शन ए से करेगा साग। सबसे लंबा जीवित जीवाश्म है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है दोस्तों। यहाँ 111 देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो सिकुआ का वृक्ष जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। 112 नंबर देख लीजिए दोस्तों। 112 नंबर पूछा है आपसे एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। तो एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है दोस्तों, ते पत्तियों से। 113 देखिए एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करती है। तो एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करती है दोस्तों, तो तना से उत्पन्न होती है। 114 बोला है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ वार्तिक काग्र देखिए यूपीएससी में पूछा गया है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। तो पौधे के किस भाग से, तो बीजों से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। 16 बोला है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो पौधे को कॉफ़ी पाउडर से के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे दोस्तों, तो ये जड़ों से प्राप्त होता है। कुनैल प्राप्त किया जाता है। तो कुनैल प्राप्त किया जाता है सिलिकोना से। तंबाकू की पत्तियों में होती है। तो तंबाकू की पत्तियों में दोस्तों ये निकोटीन होती है। 119 पूछा है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है। तो किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है, तो सोयाबीन में होती है। निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है। तो निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे
के तने का उत्पादन नहीं है दोस्तों। तो कपास जो है ये पौधे के तने का उत्पादन नहीं है। देख लीजिए 121, थोड़ा क्वेश्चन धुधरा है दोस्तों। तो सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए, ये देख लीजिए लिखा है सिनकोना, ऊपर लिखा है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्राप्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन को परिस्थितियाँ किया है वह है दोस्तों आपका क्लोरोक्विन। यानी कि दोस्तों ये पूछा है आपको, सिनकोना की छाल से जो औषधि प्राप्त किया जाता है जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे कृत्रिम औषधि ने इन प्राकृतिक उत्पादों को प्रतिपादित किया था वह है दोस्तों क्लोरोक्विन। याद रखिएगा क्लोरोक्विन। मैंने 2 बार इसलिए क्वेश्चन पढ़ दिया ताकि आप आसानी से इसको समझ जाएं। पूछा निम्नलिखित में से, यहाँ 122, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करता है। तो कौन सी फसल जो है नाइट्रोजन से भरपूर करता है मृदा को दोस्तों। तो मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पैदा करता है मटर, यानी कि दलहनी पौधा, याद रखिएगा न मटर। फिर देखिए आपको दिया है दालचीनी, यहाँ देखिएगा दालचीनी, थोड़ा ये धुधरा है इसलिए मैं आपको यहाँ ज़्यादा जोड़ दूंगा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो दालचीनी जो है पेड़ के किस भाग से प्राप्त करते हैं, तो छाल से प्राप्त करते हैं। जो गरम मसाला में यूज किया जाता है दालचीनी, याद रखिएगा, इसे हम लोग छाल से प्राप्त करते हैं। 124 बजाय निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करना है आपको कि कपूर, कासनी, वनीला उपरोक्त में से कौन सा पादप उत्पादक है। तो कौन सा पादप उत्पादक है दोस्तों तीनों में से। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों जो है आपका पादप उत्पादन है, जो पादप से पैदा किया जाता है। 125 पूछा है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। 126 नंबर देखिए क्या बोला है। 126 में पूछा है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला जो है लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, फूल की कली से प्राप्त होता है। हसीसा पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो हसीसा पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है दोस्तों। तो यहाँ आपका हो जाएगा आपका तने तथा नर पुष्पाक्रम के निश्वासन से। तो यहाँ याद रखिएगा हसीसा पौधा जो है ये आपका तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त किया जाता है। 127 पे अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो अफीम जो है पौधे के फूल से प्राप्त होता है। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। तो भूमि में पौधे के जड़ों के लिए उपलब्ध जल जो है दोस्तों आपका होता है कोशिका जल। 130 पूछा है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र जो है आपका पोटोमीटर है, पोटोमीटर। 131 पूछा है दोस्तों पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है आपको पत्ती से होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, केवल दिन में ही होता है प्रकाश संश्लेषण, रात में नहीं हो पाता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, यानी कि CO2। 134 नंबर देखिए दोस्तों पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधे व पेड़ की खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवण में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है दोस्तों, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है, तो ये आपका चलता है प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। 137 बोला है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो प्रकाश संश्लेषण की पर्णहरित की भूमिका क्या है, तो प्रकाश का अवशोषण करना। 138 पूछे प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस और चूर्ण
अवचून करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस का अवचूषण करते हैं दोस्तों? तो यहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड का अवचूषण करते हैं। 139 पूछा है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम जो है यहाँ आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से होती है? तो जल से होती है। दोस्तों यहाँ आप एक कंसेप्ट याद रखिए, 39 में बोला है प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस जो है आपका ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो पेड़ पौधा लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जब एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो वहाँ से आपका ऑक्सीजन पेड़ से निकलता है। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। बोला है 141, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादक होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादक क्या होता है? ये पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल होता है। 143 बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो कौन सा एक पादप हार्मोन है दोस्तों? ये ऑक्सिन जो है ये पादप हार्मोन है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये सेव से संबंधित है, सेव। 145 पूछा है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो किसके द्वारा पहुंचता है दोस्तों? जो पौधा जो है खाना बनाने के बाद पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 146, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है, जाइलम। 147 देख लीजिए क्या पूछा है। पूछा है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया है। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा है दोस्तों? तो हक्सले ने कहा है, हक्सले ने कहा है। 147 पे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया जाता है दोस्तों, खुराना द्वारा किया गया था। 149 पे किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? तो किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन द्वारा, डब्ल्यू वाटसन द्वारा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तित होता है। तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तित किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम के कारण होता है। 151 देखिए क्या बोले, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है, हैदराबाद। 152 पूछा है, कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो कोशिका के आत्महत्या की थैली जो है ये लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 80% से अधिक सेल कोशिका यानी सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जल होता है। 154 पूछा, 54 देखिए क्या पूछा है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। गल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो गल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्रावी कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन किस कारण से रोका जा सकता है दोस्तों? तो वन रोप करके रोका जाता है, यानी वन रोपण द्वारा। 158 देखिए, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम कौन सा उपभोक्ता होते हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता हम लोग हो जाते हैं। पूछा है दोस्तों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। 160 पूछा है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है जिन इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है दोस्तों? तो खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो एक जीव से दूसरे जीव में अंतरण होता है। 161 देखिए,
हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट क्या कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। 122 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभिद है? तो निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरुभिद है दोस्तों? तो एक करेला का पौधा है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण। तो पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? तो वायु है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मिट्टी के बिना पौधे के वृद्धि से, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। 165 देख लीजिए क्या पूछा है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना अनुपात में होना चाहिए? तो ये आपका होगा 33.3% होना चाहिए वन। 166 पूछ दिया है। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहता तो अंततः, यानी कि यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहता तो अंततः क्या होता? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राय हो जाता है। यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट है। जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राय हो जाएगा। 67 पूछा, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके कारण होती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से होती है। 68 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायु को प्रदूषित नहीं करती है। बाकी देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये जो है कार्बन को प्रदूषित करती है। यानी कि वायु को प्रदूषित करने वाला गैस ये तीनों है। ये बहुत ही हानिकारक गैस है दोस्तों, याद रखिएगा। 169 देखिए, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया जाता है? तो उपयोग ए और बी दोनों हो जाएगा आपका, यानी कि पार्थेनियम और आपका हो जाएगा हाथी घास। 117 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है दोस्तों? तो ये हाइड्रोजन जो है आपका ये वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। बाकी आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो है सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका वाहन यानी कि गाड़ी के धुआं से निकलता है। 171 पूछा है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है दोस्तों? सौर ऊर्जा में जो है आपका प्रदूषण नहीं होता है। 172 देखिए, निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा जेट उड़ान। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के ऑस्टियोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी ऑप्शन बी तक है। फैलिओन्टोलॉजी जो है के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो फैलिओन्टोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाने वाला है जीवाश्मों का। तितलियां का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियां का अध्ययन जो है दोस्तों आपका कहलाता है लैपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं तितलियों के अध्ययन को, याद रखिएगा। लैपिडेटेरियोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट नाम है लेकिन आप याद कर लीजिएगा, आपको ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होता है। 176 देखिए, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन जो है आपको कहलाता है इक्थियोलॉजी कहते हैं मछलियों के अध्ययन को। 77 में देखिए क्या पूछा है, 100 ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। यानी कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पक्षियों का अध्ययन जो दोस्तों है आपका ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो है इंटेमोलॉजी कहलाती है, इंटेमोलॉजी। 180 पूछा है दोस्तों, प्लेवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लेवमान जीन का सिद्धांत का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो बारबरा
मैकलिंटॉक ने किया था, बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था क्लोन जीन का सिद्धांत। इससे कैसे पूछा है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। एडवर्ड जेनर जो है निम्न में से किस रोग से जुड़े हुए हैं, तो चेचक से जुड़े हुए, जो चेचक की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिससे पहली बार रुधिर परिसंरचना की व्याख्या की थी, यानी कि रक्त की परिसंरचना की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। डीएनए की संरचना, दोस्तों डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, डीएनए की संरचना को वाटसन और क्रिक ने किया था। बचाइए देखिए, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये आपका चार्ल्स डार्विन द्वारा। ऑप्शन डी तक चार्ल्स डार्विन द्वारा। 86 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आपका हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। कुष्ठ रोग का उपचार, ये गलत है, आपका कुष्ठ रोग का उपचार नहीं किया था जोसेफ लिस्टर ने। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। 89 देखिए 189 नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया, तो नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का किसने बनाया दोस्तों, तो आपको आ जाएगा डार्विन ने, डार्विन। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, तो हिस्टोलॉजी का प्रयोग किया था मेयर ने। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है, 92 पूछा है 192। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है दोस्तों, तो ये न्यूरॉन है। 193 पूछा है, आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं, तो आनुवंशिकता के जनक जो है मेंडल को कहते हैं। देखिए इस स्लाइड को इस वीडियो का ये लास्ट स्लाइड है दोस्तों, इसी में मैं आपको ख़त्म करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और बहुत ही गर्मी है, जिसके कारण मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, आपको वहाँ 200 क्वेश्चन मिल जाएगा। 200 क्वेश्चन इसमें हो गया। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने दोस्तों, बीडर व टैटम ने, बीडर और टैटम ने। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको यही बात बताऊंगा दोस्तों कि आप थोड़ा ये इस एक वीडियो को पढ़ जाइए ताकि आपको बोरिंग ना फील हो। इस वीडियो को आप चाहें तो 2 बार में देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, 2 बार में इसको सधाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको सधा लीजिए, उसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसको आप सधा दीजिएगा। ये देखिए डीएनए का एक 195 पूछा है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का किसने दिया था, ये वाटसन व क्रिक ने दिया था। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है, यानी कि 46। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, यानी कि जो है लड़का कब पैदा होता है, तो पुरुष का Y गुणसूत्र जाता है और स्त्री का X जाता है, तो बेटा पैदा होता है, यानी कि लड़का पैदा होता है। और लड़की के लिए आप जानते हैं कि पुरुष का X और स्त्री का X होगा तो लड़की का निर्माण होगा। 198 पूछा है, लाल हरित वर्णता होने का कारण, तो लाल हरित वर्णता होने का कारण है X गुणसूत्रों की आनुवंशिकता। देखिए यहाँ 199 एंड 200 हीमोग्लोबिन, यानी कि दोस्तों 199 पूछा है, हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसे हीमोफीलिया कहते हैं। 200 पूछा है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक का तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंट का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस 200 क्वेश्चन को याद कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बायोलॉजी का, आप उसे 218 क्वेश्चन उसमें देखेंगे और अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक करेंगे। और आने वाले दिन में मैं आपको लाइव आऊँगा, उस समय आपको जो कहिएगा या आप जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको सभी प्रॉब्लम का सॉल्व करने की प्रयास करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। थैंक यू, जय हिंद।